नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत जो है आज हम जीएस के प्रश्न पत्र 1 से प्रश्न कराने वाले हैं। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इसमें देखिए हम जो है महिला सुधारों को लेकर के दो पर्सनालिटीज़ की चर्चा करेंगे। इसमें एक ईश्वरचंद्र विद्यासागर की भूमिका को देखेंगे और एक महात्मा ज्योतिबा फुले की चर्चा करेंगे। तो कभी ये हो सकता है कि यहाँ से मतलब 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएं तो किसी एक पर्सनालिटी के बारे में पूछ लिया जाए। तो अगर कभी किसी एक में आएगा तो आप वहाँ भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर 12 अंकों में इन दोनों पर्सनालिटी के बारे में सम्मिलित रूप से पूछे तो आप जो है यहाँ से कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ये है कि 19वीं सदी के भारत में महिला अधिकारों को बढ़ावा देने में ईश्वरचंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फुले की भूमिका को बताना है। तो देखिए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फुले की भूमिका कहाँ बताना, महिला अधिकारों के संरक्षण में दिखाना है। तो इसका ध्यान रखिएगा, की पॉइंट क्या है, महिला अधिकार। देखिए, आगे बढ़ने से पहले संस्थान जो है शून्य से शिखर बैच जो हमारा फाउंडेशन बैच होता है, तो आप जो है नया बैच स्टार्ट हो रहा है 12 मार्च से। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं जीएस के पेपर 2 से। और आईआर से शुरू हो रहा है ये हमारा पेपर, ठीक है। और चूँकि आप लोग को पता ही होगा कि जो पीटी है वो 6 दिसंबर हो गया है, समय है इधर, और समय भी है और एक सुनहरा अवसर भी है, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी उत्तर प्रदेश के इतिहास में पुनः बहुत जल्दी तो नहीं आने वाली, अभी तक तो नहीं रही है, क्योंकि 1000+ सीटें तो लगभग अभी ही हैं। और ये बढ़ करके हो सकता है कि 12, 13, 14, 1500 तक चली जाए। तो ऐसे में एक अच्छा अवसर है कि पीटी थोड़ा अगर विलम्ब से हो रहा है तो आप अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर ले, ताकि जब पीटी दे ले तो उसके बाद जो समय रहे, पीटी के बाद और मुख्य परीक्षा के बीच का जो समय रहे, वो केवल आपके लिए रिवीजन वाला रहे। तभी आप जो है सही मायने में इस मुख्य परीक्षा की गला काट प्रतिस्पर्धा में अपनी सीट को सुरक्षित कर सकेंगे। तो जुड़िए, बहुत ही लाभदायक है। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रश्न एक बार हम पुनः पढ़ रहे हैं कि 19वीं सदी के भारत में महिला अधिकारों को बढ़ावा देने में ईश्वरचंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फुले की भूमिका बताइए। तो 19वीं सदी का भारत गहन सामाजिक परिवर्तन का दौर था। आप लोग जान ही रहे होंगे कि उस समय क्या था कि भाई हम लोग औपनिवेशिक दास्ता में जी रहे थे। और ऐसे में जो ब्रिटेन या जो यूरोप में पुनर्जागरण प्रबोधन की धारा विकसित हुई थी, तो उसका प्रभाव अब भारत पे भी पड़ रहा था। और भारत में भी कई समाज सुधार जो है, चाहे ईश्वरचंद्र विद्यासागर हों, ज्योतिबा फुले हों, फिर आगे चल के दयानंद सरस्वती जी आते हैं, और फिर राजा राम मोहन राय आते हैं। तो इन लोगों के माध्यम से इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दिया जाने लगा। तो वही आप बता रहे हैं कि 19वीं सदी का भारत गहन सामाजिक परिवर्तन का दौर था। इस युग में बंगाल के ईश्वरचंद्र विद्यासागर और महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले जैसे समाज सुधारक महिला अधिकारों के प्रबल समर्थक बनकर उभरे। चूँकि प्रश्न में महिला अधिकारों को लेकर के ही है, इसलिए आपको अपनी भूमिका में भी इसको मेंशन करना होगा। उन्होंने उन रूढ़िवादी प्रथाओं को चुनौती दी जो महिलाओं को समानता, गरिमा और शिक्षा से वंचित करती थी। मतलब जो महिला के अधिकारों का हनन करती थी, उन्हें समानता का अधिकार नहीं देती थी, शिक्षा से जो वंचित करती थी, ऐसी जो भी प्रथाएं थी उसको इन दोनों महापुरुषों ने चुनौती देने का काम किया। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इस संदर्भ में क्या योगदान दिया है। तो सबसे बड़ी भूमिका इनका रहा है कि जो महिलाओं में जो विधवा पुनर्विवाह प्रतिबंधित था। मतलब पहले ये स्थिति थी उस समय कि अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी तो पुनः वो विवाह नहीं कर सकती थी। और विधवा भी कब होती थी, सोचिए, चूँकि उस समय बहुविवाह की प्रथा थी, तो एक व्यक्ति जो है वो कई शादियां करते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि जो दूल्हे की उम्र होती है उसकी 10 पत्नियां हैं, तो जो सबसे छोटी पत्नी मात्र 13-14 साल की होती थी और उसकी उम्र 60 साल की होती थी। तो उसको तो जब ये 13-14 साल से 6-7 साल 20 साल तक होती ये लड़की, मतलब जो आज वर्तमान में शादी की उम्र है, तब तक वो विधवा हो चुकी रहती है। और ऐसे में उसे पूरा अपना जीवन ही वैधव्य
में गुजारना था। मतलब बहुत ही कठोर नियम थे उसमें कि आप सामाजिक चीज़ों में आप भाग नहीं ले सकते, आप समाज से कटे कटे रहेंगे, ना तो आप अच्छा भोजन कर सकते हैं, ना तो अच्छा अच्छा वस्त्र पहन सकती हैं, ना तो कोई श्रृंगार कर सकती हैं। तो बहुत ही दयनीय स्थिति में महिलाएं होती थी और उनका पूरा जीवन इसी में खप जाता था। तो इसलिए उन्होंने इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास किया और 1856 के जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो लाया गया, जिसमें ये नियम बनाया गया कि नहीं, जो विधवाएं हैं वो भी पुनर्विवाह कर सकती हैं, तो उसके पीछे ईश्वरचंद्र विद्यासागर की महती भूमिका थी। तो आप इसमें दीजिए। और ये केवल उनका सैद्धांतिक पक्ष नहीं था, उन्होंने व्यवहार में अपने पुत्र का विवाह भी जो है एक विधवा से कराया था। तो ये बड़ी पर्सनालिटी को इंगित करता है। हालांकि अगर आप ओवरऑल विधवा पुनर्विवाह की स्थिति का मूल्यांकन करेंगे तो उस समय ये बहुत सफल नहीं रहा और इनके मतलब जीवन काल में ही मतलब देखा जाए तो 50 विधवा विवाह भी नहीं हो सके थे। लेकिन चूंकि प्रक्रिया शुरू हो गई थी और कोई भी अच्छा कदम, बस एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत होती है, तो धीरे धीरे उसे समाज एक्सेप्ट करने लगता है। क्योंकि उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, विशेषकर विधवाओं की। तो सबसे पहला योगदान आप ये देंगे 1856 का जो विधवा अधिनियम पारित हुआ, उसमें इनकी भूमिका, अपने बेटे की शादी कराते, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। फिर बाल विवाह और बहु विवाह के विरुद्ध भी इन्होंने मतलब जो है वो अभियान चलाया था। तो वही है कि भाई बाल विवाह, पहले ये कॉन्सेप्ट था कि जैसे ही जो फीमेल चाइल्ड है उसके पीरियड्स आने लगते थे, तो ऐसे में पिता का ये दायित्व होता था कि उसका जल्दी से जल्दी विवाह कर दे। लेकिन इससे क्या था कि भाई बहुत ही विषम परिस्थिति में महिलाएं आ जाती थी, बहुत कम समय में विधवा हो जाती थी। तो इन बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया गया। और जो बहु विवाह प्रथा थी कि एक व्यक्ति 10-10 शादी कर रहा है, मतलब जीवन के अंतिम समय में चल रहे हैं और अभी भी नई पत्नी की कामना करके रखे हैं, और 2-4 साल में ही ये तो चले गए और जो नई पत्नी बेचारी आई वो जीवन भर वैधव्य का जीवन जिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी इन्होंने अभियान चलाया, क्योंकि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 का लाएगा वो तभी ज़्यादा सफल होगा कि जब ये चीज़ें बाल विवाह और बहु विवाह प्रथा पर रोक लगे। और इनकी पुस्तक जो बहु विवाह है, देखिए बहु विवाह किसकी पुस्तक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की। इसमें इन्होंने कुलीन ब्राह्मणों में बहु विवाह की भयावहता को उजागर भी किया कि किस तरीके से जो संपन्न ब्राह्मण होते थे वो 10-10 विवाह करते थे और उनके डेथ के बाद सारी जो उनकी पत्नियां थी वो विधवा हो जाती थी। फिर महिला शिक्षा को भी इन्होंने प्रोत्साहित किया, और इसका उदाहरण आप देखेंगे कि जो बैथुन स्कूल से जुड़ करके इन्होंने करीब करीब 35 से अधिक बालिका विद्यालयों की स्थापना कराई बंगाल में। तो ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर का योगदान रहा महिलाओं को लेकर के। तो प्रश्न के आपके एक पार्ट की चीज़ें हो गई, और कभी भी प्रश्न अगर ईश्वरचंद्र विद्यासागर की योगदान के बारे में पूछे महिलाओं के, तो आप इतना दे करके निष्कर्ष दे के निकल जाएंगे, आपका उत्तर फुलफिल है। लेकिन चूंकि इसमें ज्योतिबा फुले की भी चर्चा करनी है, तो अब आइए महात्मा ज्योतिबा फुले के योगदान की चर्चा कर लेते हैं। तो महिला शिक्षा के ये भी समर्थक थे। इन्होंने शिक्षा को महिलाओं की मुक्ति का प्रमुख साधन माना। मतलब प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे और इनका ये मानना था कि महिलाएं यदि शिक्षित होंगी, तो जब शिक्षित होंगी तो वो आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी करेंगे, और जैसे ही वो आर्थिक गतिविधियों में आएंगी तो राजनीतिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करेंगे, और इस तरीके से इनकी जो मुक्ति है वो हो सकेगी। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर इन्होंने पुणे में पहला बालिका विद्यालय की स्थापना की। तो पुणे में पहली बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया। किसके साथ मिलकर के? तो ज्योतिबा फुले की पत्नी थी श्रीमती सावित्रीबाई फुले। तो ये आप मेंशन कर देंगे। फिर अगर इनका दूसरा प्रयास आप देखेंगे तो विधवा उत्पीड़न और कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं की इन्होंने कटु आलोचना की थी। इन्होंने निराश्रित महिलाओं को आश्रय प्रदान करने के लिए विधवा गृह खोले, क्योंकि पीछे मैंने बताया है कि विधवाओं की स्थिति बहुत ही जो है वो दयनीय होती थी, परिवार उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता था और उन्हें
एक आश्रम या सोसाइटी टाइप में रह करके अपना बहुत ही कठोर जीवन जीना पड़ता था। विधवा गृह खोले तथा गर्भवती विधवाओं की सहायता के लिए भ्रूण हत्या प्रतिबंध गृह खोले। मतलब जो विधवाएं गर्भवती थी, तो अब चूंकि अगर गर्भवती है महिला और विधवा हो गई, तो ऐसे में गर्भ में पल रहा बच्चा भी जो है वो संकट का शिकार हो जाता था। तो ऐसे में उसकी भ्रूण हत्या न हो, तो उसके लिए भी इन्होंने क्या खोला था, भ्रूण हत्या प्रतिबंध गृह खोले थे इन्होंने। फिर महिला सेवा मंडल की स्थापना हुई 1852 में। इन्होंने और सावित्रीबाई ने महिला सेवा मंडल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों को लेकर के जागरूक करना है। तो महिला सेवा मंडल की भूमिका भी जरूर बताइएगा। फिर इनका जो अगला प्रयास था, ज्योतिबा फुले जी का जातिगत भेदभाव का विरोध करना। तो इन्होंने जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ आंदोलन चलाया और महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। क्योंकि उस समय भाई उच्च जाति निम्न जाति की जो भावना थी महिलाएं भी दोयम दर्जे में ही गिनी जाती थी। मतलब महिलाओं की पुरुषों के समक्ष कोई वैल्यू नहीं थी, वो चाहे किसी भी जाति की महिला हो। तो वैसे में महिलाओं में आत्मसम्मान बढ़ाने और उन्हें समानता का अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने जो है इस तरीके का प्रयास किया। और इसमें इनकी जो संस्था थी सत्य शोधक समाज, आप लोगों ने पीटी में खूब पढ़ा होगा। तो इनके द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज सामाजिक असमानता और महिला अधिकारों को जो है क्या करता था, प्रोत्साहित करता था। तो आप इसकी भी चर्चा कर देंगे। इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फुले दोनों ही 19वीं सदी के भारत में सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण के अग्रदूत थे। इन्होंने आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की क्या है, नींव रखी। और वही न्यूज़ जो आज तमाम महिलाओं को अधिकार सुनिश्चित हो सके। आज महिलाएं जो है कहीं कहीं पुरुषों से ज़्यादा आगे बढ़ के जा रही हैं और महिलाओं के अधिकारों के तमाम नियम कानून बनाए गए, हमारे संविधान में उनको तमाम वरीयता दी गई। तो वो सब का प्रस्थान बिंदु आप किनके योगदानों में देख सकते हैं, तो ज्योतिबा फुले और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के। तो इसी के साथ आप अपने प्रश्न को ख़त्म करिए। 12 अंक का प्रश्न है, 200 शब्दों में लिखना, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ देखिए सारे आपके जो पॉइंट हैं वो कवर भी किए गए हैं। जो हमारा मुख्य परीक्षा का मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो चलता है, जैसे 2 बैच तो हमेशा चलते रहते हैं, एक तो शून्य से शिखर बैच और दूसरा अब की बार मेंस पार बैच। तो चूँकि अब की बार मेंस पार बैच अब समाप्त हो गया है, उसमें नया एडमिशन हम ले नहीं रहे हैं क्योंकि 29 तारीख से उसकी परीक्षा ही है। लेकिन जो पेपर 2 से हमारा बैच शुरू हुआ, शून्य से शिखर बैच, जो फाउंडेशन बैच होता है जो 2026 पीसीएस के लिए है, तो वहाँ तो आप जरूर जुड़ें। वहाँ क्या है कि आपको डेली प्रश्न किए जाएंगे, आप इस तरीके से लिख करके कुछ दिखाएंगे और फिर उसका मूल्यांकन होगा। और मूल्यांकन होने के बाद ऐसा नहीं है कि हम जो है आपको केवल कॉपी पे कमेंट कर दिए, अंक दे दिए। इस तरीके से हम मॉडल आंसर भी देंगे और ये प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक प्रश्न पत्र से होगा। और जब आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो 750 से अधिक प्रश्नों का आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और सोचिए इतना प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मुख्य परीक्षा में कौन सा पेपर आपका खराब होगा। तो जो आप लोग मुख्य परीक्षा को लेकर के सशंकित रहते हैं, भयभीत रहते हैं कि कैसे होगा, बस संस्थान के साथ आइए। टेस्ट सीरीज में डेली बस आप टेस्ट लिखिए, मंडे टू सैटरडे, केवल 2 प्रश्न के माध्यम से किस तरीके से आपका 2-3 महीने में आपको खुद लगेगा कि हमारे कितनी अच्छी मेंस की तैयारी हो रही है। बस शर्त ये है कि संस्थान जितना आपको वर्क दे आप उस पर काम करें, जो कमेंट किया जाए उस पर आप वर्क करें और मॉडल आंसर को डेली जो है पढ़ते रहिए। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं, एक तो समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम, दूसरा हमारा यूट्यूब चैनल है समृद्धि आईएएस, जिससे भी हम आप रूबरू हो रहे हैं, और तीसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल एक और यूट्यूब चैनल है। ये सब सारे चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं। अभी तक आप लोगों ने इसे ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन करें और इसका लाभ उठाएं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।